कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें? हम दोनों जगह से अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। दोनों जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। हमने इसकी तैयारी कालका से शुरू कर दी। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कालका के 36 गांव में होकर के आया हूं और आगे 26 तारीख से फिर मेरे कार्यक्रम हैं। उसके बाद अप्रैल के महीने में 2, 3, 4 अप्रैल को फिर मैंने कार्यक्रम रखे हैं। मैं 10 अप्रैल तक एक एक गांव में जा कर के आऊँगा। जो 2 शहर हैं छोटे छोटे, जो 2 कस्बे हैं जो गांव की शक्ल में ही हैं, उनके भी एक एक वार्ड में जाऊंगा और लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति आज बहुत बड़ा विश्वास है। बहुत उत्साह के साथ लोग जो हैं हमारी मीटिंगों में आते हैं। हमारी एक एक बात सुन कर के लोग हमें ये विश्वास और भरोसा भी दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपके साथ खड़े होंगे। हम भाजपा और जेजेपी को तो किसी सूरत में अपने गांव में भी इंटर नहीं करने देंगे। चाहे वो 20 घर का गांव है, चाहे वो 50 घर का गांव है, पहाड़ी एरिया, छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन सब गांव के लोगों का एक फैसला है कि इन दोनों पार्टियों को तो हम किसी कीमत पे, यहाँ तक भी लोगों ने मुझे बताया कि अगर ये कोई फोर्सली हमारे गांव में आ गए तो जिस तरह से हमने लॉकडाउन में अपने आप को घर में बंद कर लिया था, ये जब आएंगे तो अपने आप को घर में बंद कर लेंगे। हम इनके लिए कहीं कोई कुर्सी नहीं निकाल के देंगे, कोई अपनी ठा के लिया हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे गांव में हम ये फैसला ले लेंगे, अभी कोई आदमी इनकी मीटिंग में नहीं जाए। एक सर, सरकार ने फैसला लिया है कि हज़ारों की तादाद में 1000 से ज़्यादा के स्कूल्स हैं जहां 25 की संख्या स्टूडेंट्स के कम होगी, वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो 5 साल 6 साल की उम्र होती है और गाँव में उनका अगर 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का जो है सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प नज़र आता है। आप ये क्यों सोचते हो, ये बात क्यों कहते हो कि भाई एक बच्चे को कई मील जाना पड़ेगा स्कूल में? ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्राइमरी, इन स्कूलों का मकसद ये नहीं है कि इनमें स्टूडेंट नहीं है। इनको बंद करने के पीछे सरकार की एक मंशा है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, वो पढ़ लिख ना सके, गांव का बच्चा जो है आगे ना बढ़ सके। गरीब आदमी के प्राइवेट स्कूल किस काम का है? वो कहाँ से फीस देगा? प्राइवेट स्कूल में तो जितनी उसकी रोज़ की कमाई नहीं है उससे ज़्यादा फीस के पैसे लगते हैं, तो कैसे पढ़ेगा उसका बच्चा? ये बीजेपी की, आरएसएस की एक सोच है कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए, लोगों को गरीब बना करके रखा जाए। इसीलिए कृषि के 3 कानून बनाए हैं कि कोई छोटा मोटा किसान जो है कहीं प्रोग्रेसिव था, कोई अच्छी खेती करता था, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाता था, उसको कैसे उसकी ज़मीन से जोर करने की है। एक सरकार ने फैसला लिया है कि अगर आप कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें कोई भी किसी तरह का नुकसान होता है, तोड़फोड़ होती है या किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान होता है, तो जो है आंदोलनकारी को फिक्स किया जाएगा और उनकी चाहे संपत्ति कुड़क हो या कुछ भी हो, उनसे वसूली की जाएगी। इसको आप लोकतंत्र पर किस तरीके से देखते हैं? कोई भी आंदोलन जब होता है, कभी भी आंदोलन हिंसक नहीं हो सकता। आंदोलन को हिंसक सत्ता में बैठे लोग करते हैं, वो उनके साथ इस किस्म की छेड़खानी करते हैं, वो उनके ऊपर फोर्स का इस तरह का दबाव बनाते हैं कि उनको मजबूर होकर के उसका कड़ा विरोध करना पड़ता है। उसके बावजूद उन पे कोई आंसू गैस छोड़ी जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, किसी बुजुर्ग का सर फोड़ दिया जाता है, इस करके उसको हिंसक का नाम दे करके उस आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह के काले कानून बनाए जाते हैं। ये जो कानून इन्होंने बनाया है, ये कानून तो इनके ऊपर लागू होना चाहिए। जिन्होंने कृषि के 3 कानून बना करके आज 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लोगों को जगह जगह ना केवल टीकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर पे, बल्कि कहीं टोल प्लाजा पे, कहीं
और दूसरी मंडी में धरनों पे लोगों को बैठने को मजबूर कर दिया। जहाँ इन्होंने ये कानून और बनाया, कानून क्या बनाया, जो एक इन्होंने वो प्रस्ताव लेकर के आए थे, निंदा प्रस्ताव, वो तो सरकार को अपने खिलाफ लेके आना चाहिए था। और इसलिए लेकर के आना चाहिए था कि आज जिन लोगों ने इनको सत्ता सौंपी है वो आज इनसे पूर्ण रूप से नाराज हैं। नाराज हैं तभी ये किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो इनको ये प्रस्ताव लेना चाहिए था कि देश प्रदेश की जनता हमारे से नाराज होगी, इसलिए हम अपनी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाते हैं कि हम लोगों के जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दे करके हमें चुना, हम उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए हम अपने खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं। दिल्ली में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए अपने कुछ ईंटों से मकान बनाने शुरू करे हैं वहाँ, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं। साथ में पानी के लिए समरसीबल के बोर किए हैं, तो सरकार ने उनके ऊपर FIR दर्ज की हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो कहते हो ना पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, पक्के नहीं है, वो टेम्परेरी मकान है, कोई पक्का मकान नहीं है। पक्का मकान कह करके भी उस आंदोलन में आंदोलन करने वाले लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। जो समरसीबल ट्यूबवेल की बात करते हो, वो ट्यूबवेल नहीं है, वो हैंडपम्प है। और हैंडपम्प के लिए कोई सरकार से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो भी कोई सरकारी जगह में नहीं है। जो सड़क के साथ लगती हुई जिन किसानों की ज़मीन है उनमें उन्होंने हैंडपम्प लगाए हैं अपने। मैं देख के आया था, मैं रोज़ जाता हूँ उस जगह पे, बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ। लोगों ने सरकारी जगह के ऊपर सरकंडे की झोंपड़ी बना रखी है, उसका पक्का निर्माण कैसे कर सकते? पक्का निर्माण तो वो होगा जिसमें स्टील यूज होगा, पक्का निर्माण वो होगा जिसमें सीमेंट और सरिया यूज़ किया जाएगा, कोई नींव खोदी जाएगी। ये तो टेम्परेरी चीज़ें हैं सारी की सारी। मैंने भी वहाँ 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जो बन करके तैयार हो गया, जिसकी 24 तारीख को ओपनिंग होगी टिकरी के बॉर्डर के ऊपर। वो भी टेंट के अंदर है, उसके अंदर भी नीचे हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। वो प्लेटफॉर्म भी टेम्परेरी है। उस प्लेटफॉर्म को जब चाहोगे आंदोलन ख़त्म होगा उसको वहाँ से हटा देंगे, वो टेंट भी वहाँ से हट जाएंगे। वो टेंट हमने इसलिए लगाए हैं वहाँ पे, इसलिए वो हॉस्पिटल बनाया है कि इस गर्मी के बदलते मौसम में, सर्दी और गर्मी में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। इससे सांस की तकलीफ भी हो जाती है लोगों को, कईयों को मच्छर की वजह से कोई मलेरिया है, कोई आपका टाइफाइड है, कोई इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें आती है। सरकार ने तो कहीं उनको इतने बड़ी संख्या में बैठे हुए लोगों को सरकार में की जिम्मेवारी बनती थी कि उनके लिए डॉक्टर्स का इंतजाम करते, पीने के पानी का इंतजाम करते, उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करके देते। ये कोई तरीका थोड़ा ही है कि कोई आंदोलन कर रहा है तो आप उसके बिजली के कनेक्शन काट दो, आप उसको पानी मत दो। वो कोई इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आंदोलन करना सबका अधिकार है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ना भी कहे तो भी प्रजातंत्र के अंदर जिस दिन हमारा संविधान बना था, जब संविधान को भीम साहब अम्बेडकर ने लागू करवाया था इस देश में, पार्लियामेंट ने लागू किया था, उस संविधान की किताब को पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि हर आदमी का अपना एक राइट है और वो उसके अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेगा। आज उन अधिकारों को ख़त्म करने के लिए नई नई अमेंडमेंट सरकारें कर रही है, जैसे हरियाणा की सरकार ने, कि वो आंदोलन ना कर सके, उसके अधिकार ख़त्म हो जाए, इसके लिए नया कानून ले आए उठा करके कि हम तो उनके खिलाफ जो भी कोई छोटी मोटी ये छेड़खानी कल सरकार करके लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर देगी। एक आप क्योंकि खेल संघ के हरियाणा के ओलंपिक एसोसिएशन के बहुत साल तक अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हूँ, और मैं आप कुछ और कहना चाहूँगा कि इसमें क्योंकि खेल से जुड़े हैं, कल विधानसभा में पहले भी दफा भी विधेयक लेके आए थे राई को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का, फिर उसको वापस लिया किसी टेक्निकल कारण से, कल फिर पेश किया, उसको फिर सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उसमें आरोप ये लगाया था विपक्ष ने कि इसमें राई स्पोर्ट्स स्कूल में तो 80% हरियाणा के बच्चों को दाखिला मिलता है, और यूनिवर्सिटी उसी को बनाती है, उसी कैंपस को बनाएंगे तो हरियाणा के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा, उसमें तो सारे देश के बच्चे आ जाएंगे। इस पर कुछ कहना चाहते हैं? आप एक जो स्कूल बनाया हुआ है, आप उस स्कूल की यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हो? आपने अगर कोई स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपके पास राजीव गांधी जो
यूनिवर्सिटी एक जो बनाया था इन्होंने, एजुकेशन हब बनाने की बात करी थी, जिसके लिए ज़मीन एक्वायर करी थी। आप वहाँ पे ज़मीन है नहीं है तो सरकार ने अगर यूनिवर्सिटी बनानी है स्पोर्ट्स की तो उसके लिए ज़मीन एक्वायर करो। ज़मीन एक्वायर करके अलग से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए नींव रखो, आप उसको बढ़ाओ। ये कौन सा तरीका, एक स्कूल चल रहा है जिस स्कूल के अंदर ये बात ठीक है कि 84% बच्चे हमारे हरियाणा के हैं, लेकिन वो हरियाणा के बच्चे जो 84% वो केवल उस स्कूल के अंदर शिक्षित होने के लिए नहीं जाते हैं। उसमें से मेरे ख्याल 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर खेल करके हरियाणा का नाम ऊपर उठाते हैं। स्पोर्ट्स में एक अलग पहचान हरियाणा की दिखती है उससे। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर उस स्कूल में पैदा हुए हैं। बहुत सारे लड़कियां जो है, क्योंकि कोई एजुकेशन स्कूल है, उसमें लड़कियां लड़के जिन्होंने इस प्रदेश का बहुत नाम ऊपर किया। आप उस स्कूल को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? ये तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी मंशा अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाने की होती तो मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री के पास वॉलीबॉल के अंदर अब की बार हरियाणा की टीम जो है नेशनल चैम्पियन है, और हमारे टाइम में HSIDC डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर वॉलीबॉल की टीम हमने खड़ी करी थी। उस टीम का मतलब ये था खड़ा करने का, एक टीम नहीं, उस वक्त हमने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें HSIDC को भी दिया था, बिजली बोर्ड को नहीं, उसमें अलग अलग सारी बोर्ड्स को, बोर्ड कॉरपोरेशन को टीमें दी गई थी कि आप इनकी भर्ती करोगे ताकि हमारे प्रदेश का स्पोर्ट्स जो है बढ़े, हमारे खिलाड़ी को कहीं और दूसरी जगह धक्के ना खाने पड़े नौकरी के लिए, उसको यहाँ रोजगार मिले, नौकरी मिले। वो जब तक खेल सकता है वो डिपार्टमेंट में खेलता रहे, और उसके बाद जिस दिन लगे कि रिटायर हो गया उस दिन उससे डिपार्टमेंट है जो उसकी जॉब के मुताबिक उससे काम लेना शुरू कर दिया। मैंने उनको भेजा इसलिए था कि तुम जाओगे, जा कर के मुख्यमंत्री से जहाँ आशीर्वाद लोगे, वहाँ मुख्यमंत्री को ये बता भी देना कि भी इस तरह से यहाँ टीम खड़ी हुई थी, और आज जो है HSIDC डिपार्टमेंट ने उस टीम के अंदर जो लड़के थे उन लड़कों को खेलना तो दूर रहा, नौकरी करना उनके लिए मुश्किल कर दिया। तो आप भी नए सिरे से हमारी टीम को खड़ा करो, हमें रोज़गार मिल जाएगा, हम स्टेट के लिए 10 साल खेलेंगे, 10 साल स्टेट का नाम बड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री ने उनको कहानी सुनाई गुरु नानक की। बड़ी हैरानी की बात है कि गुरु नानक कहते थे जो कोई कमाने वाला होता था तो उसको कहते उजड़ जाके, और जो कोई उजड़ने वाला होता था उनके अंदर तू ठहर जाके। मतलब जिस मुख्यमंत्री की सोच ये होगी स्पोर्ट्स के प्रति, इनको बड़ी तकलीफ है। मुझे खुले शब्दों में कहने में कोई शर्म नहीं है, जब हमारे बच्चे गांव के बच्चे मेडल जीत करके आते हैं, खास करके जाटों के बच्चे, तो जो प्राइज रखे हुए हैं इनको प्राइज देते दफ़ा भी तकलीफ होती है। विज ने खुद ने जो है, जो रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल आए थे, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते थे, जो एक कुश्ती आपके यहाँ पे एक दंगल कराया था इन्होंने, 1 करोड़ का इनाम रख करके। ना अम्बाड़ा में क्यों, पहला दंगल गुड़गांव में हुआ था, और उसके अंदर जब वो रोहतक का एक लड़का जीता था तो उसको उसने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। उसके ऊपर भी उस 35 और 36 जात की बात करी थी इन्होंने। ये तो हर जगह बांटना चाहते हैं, हर जगह लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आज भी इनकी यही मंशा है, आज भी यही सोच है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, खिलाड़ी किसी जाति का होता है क्या? मैंने तो एक पंडित भी था हमारे यहाँ जो ओलंपिक के अंदर मेडल जीत, ओलंपियन बना था, ओलंपिक में मेडल तो नहीं लेकर के आया था, हमने तो उसको भी सम्मानित किया था हमारे प्रदेश के अंदर। जो कोई खिलाड़ी प्रदेश का है वो प्रदेश की शान है, देश की शान है। आप उसको उसकी जाति के हिसाब से अपमानित और सम्मानित करोगे? आपका काम है उसको सम्मान देना, ताकि हर वर्ग का बच्चा जो है कल को इस चीज़ के साथ जुड़े। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, एक कानून लाना चाह रही थी सरकार, लव जिहाद, आपने भी सुना होगा, बड़ी चर्चाओं में रहा, और जेजेपी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इसके साथ नहीं हैं। बाद में उस कानून का नाम भी बदल दिया गया, उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ, और फिर भी वो कानून नहीं आ पाया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो लव जिहाद की बात कर रहे थे, इस तरह का एक कानून लेकर के आ रहे थे, बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर हैं, जो बड़ी बड़ी की पोस्टों के ऊपर हैं,
जो कोई मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, कोई पार्टी के संस्थापक हैं, उनके बच्चे जो हैं मुस्लिम फैमिलीज में ब्याहे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो स्वयं हिंदू फैमिली में ब्याहे हुए हैं। वो लफ्ज़ याद नहीं है क्या? फिर तो सबसे पहले उनकी लिस्ट निकालो और उनके खिलाफ FIR लॉन्च करो, उनको पकड़ो। शुरुआत तो इन्होंने कराई थी चीज़ों की, अब इनको तकलीफ होने लगी। फिर बीज साहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना खट्टर साहब को होनी चाहिए। एक विषय आप उठा रहे थे कि आर्म्स लाइसेंस में बहुत पैसा का आदान प्रदान हो रहा है और ऑफिसर्स जो हैं वो तो पैसे सीधे ले रहे हैं और 4-4 लाख रुपए तक ले रहे हैं। उनकी लिस्ट जो है वो आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे। हरियाणा में मेरी ख्याल बहुत बड़ी संख्या के अंदर आर्म्स लाइसेंस जो है वो इसलिए बनवाया जाता है, खास करके आजकल नौजवान इसलिए बना रहा है कि उसके पास रोजगार नहीं है। और NCR में इस किस्म के हालात हैं कि लूटने वालों की संख्या की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है, सरकार उनको रोक नहीं पाती। प्राइवेट बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज खुल गई, तो फिर नौजवान कुछ ऐसे हैं कि वो आर्म्स लाइसेंस लेते हैं, अपना लाइसेंस लेकर के आर्म्स खरीद लेते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी के अंदर 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, फिर वहीं वो नौकरी लग जाते हैं। उनको प्राइवेट सेक्टर में 20-20, 30-30 हज़ार रुपया जिनकी कमी है ही नहीं। उनको तो सरकार का संरक्षण है, सत्ता में बैठे लोग ही दिलवा देते हैं, चल तेरे को वहाँ से मंगवा दें, इनकी गाड़ियों में मिल जाएंगे, कईयों के तो ढूंढोगे। लेकिन उन बच्चों से लाइसेंस बनवाने जब वो जाते हैं तो 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक वसूलते हैं। ये बहुत दयनीय बात है। मुख्यमंत्री के नोटिस में है मेरी ख्याल, मुझे लगता है कई मंत्रियों के भी नोटिस में होगी। वो अगर टेलीफोन भी कर देते हैं किसी के लिए भी इसका लाइसेंस बना दे, तो भी अधिकारी नहीं बनाते, तो भी लटका देते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी। जिस किसी अफसर ने पैसे लिए हैं मेरी जानकारी में आएगा, मैं उस अधिकारी का नाम खुल करके बताऊंगा किस अफसर ने कितने पैसे लाइसेंस के नाम पे लिए। और मैं उन लोगों से एफिडेविट भी लाऊंगा जिनसे पैसे लिए गए। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो मुझे मिलते हैं जिन्होंने बताया कि हमारे से पैसा लिया है। मैं उनसे कह दूंगा ले एफिडेविट दो, तुम्हारे लाइसेंस नहीं कैंसिल होने दूंगा। ये कैंसिल करेंगे मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, लेकिन कि इनके लाइसेंस इसलिए कैंसिल किए जा रहे हैं कि इन्होंने इनको पैसे दे करके बता दिया कि इनके पैसे लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब बताऊंगा, जरूर पक्का बताऊंगा। थैंक यू।